जूली सॉन्ग ने चलते चलते पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं अपने भाई की मदद करने के लिए ये मुश्किलें उठा रही हूँ? गार्शन बोला, ये सब कुछ मुझे मेरे जादू के जरिए मालूम हुआ है। मैं इस गार में रहता हूँ, यही मेरी दुनिया है। एक दिन मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था कि मैंने देखा कि तुम लाल मोती की तलाश में खतरनाक घाटियों में चली आ रही हो। फिर मुझे जादू के जरिए ये मालूम हो गया कि तुम्हारा एक भाई थ्यूसोंग भी है, जो किसी तिलिस्म की वजह से वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है और उसे सिर्फ लाल मोती ही फिर से जवान कर सकता है। बस मैंने उसी वक्त तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। जूली सॉन्ग ने कहा, तो फिर तुमने वहीं मुझे यहां से लाल मोती क्यों न लाकर दे दिया? अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी थी तो तुम मुझे जमीन के ऊपर ही लाल मोती लाकर दे सकते थे। गार्शन ने आह भर कर कहा, यही तो मुसीबत है कि मेरा तिलिस्म जमीन के ऊपर नहीं चल सकता और मैं यहाँ की कोई शय जमीन के ऊपर नहीं ला सकता। इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम जमीन के अंदर आ जाओ और यहाँ मैं तुम्हारी मदद करूं। जूली सॉन्ग ने एक और सवाल किया, मगर तुम जमीन के ऊपर मेरा ताकुब करने की बजाय मेरे सामने आकर मुझसे मुलाकात करके मुझे बता सकते थे कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं और तुम्हें अपने साथ लाल मोती के गार तक ले जा सकता हूं। गार्शन ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं जमीन के ऊपर किसी इंसान से बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं जमीन के ऊपर किसी से बात करूं तो खतरा होता है कि मेरा तिलिस्म मुझे ही ना आग लगा दे। हाँ, अगर तुम मायूस होकर वापस जाने लगती तो मैं जरूर ये खतरा मोल लेकर तुम्हें वापस जाने से रोक देता और तुम्हें कहता कि जूली बहन, तुम अपने भाई की मदद जरूर करो, लाल मोती नीचे गार में है। जूली सॉन्ग को गार्शन की बातों पर एतबार आ गया। अब वो गार में ऊपर नीचे देखकर बोली, लाल मोती यहाँ किस जगह पर है गार्शन? बस चंद कदमों के फासले पर है। गार आगे जाकर एक जगह खत्म हो गया। यहाँ सामने पत्थर की दीवार में लोहे का एक कुंडा लटक रहा था। पुरस्कार शख्स गार्शन यहाँ आकर रुक गया और कुंडे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, जूली सॉन्ग, तुम्हारा लाल मोती इस दीवार के पीछे एक संदूक में पड़ा है, लेकिन इसके आगे मैं नहीं जा सकता, वहां तक सिर्फ तुम ही जा सकती हो। जूली सॉन्ग बोली, लेकिन दीवार तो बंद है, उसके अंदर मैं कैसे जा सकती हूँ? गार्शिया ने कहा, इस कुंडे को अपनी तरफ खींचो। जूली सॉन्ग ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो एक गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार खुल गई। अंदर एक सब्ज रोशनी थी। गार्शिया ने कहा, वो देखो, अंदर कोठरी में संदूकची पड़ी है। उस संदूकची में लाल मोती बंद है। जाओ और जाकर लाल मोती ले आओ। इस संदूकची को सिर्फ एक खलाई औरत ही खोल सकती है और तुम एक खलाई औरत हो। जूली सॉन्ग को गार्शन की बातों पर पूरा पूरा यकीन था। वो उसे अपना हमदर्द समझती थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जूली सॉन्ग कोठरी में दाखिल हुई। गार्शन कोठरी के बाहर खड़ा रहा। कोठरी की सब्ज रोशनी में जूली सॉन्ग संदूकची के पास जाकर बैठ गई। ये लकड़ी के संदूकची थी और इस पर अजीब तरह की डरावनी इंसानी शक्लें बनी हुई थीं। जूली सॉन्ग ने कुछ सोचे समझे बगैर संदूकची को खोल दिया। संदूकची के खुलते ही उसमें से धुएं का बादल निकला, जिसने जूली सॉन्ग को अपनी लपेट में ले लिया। ठीक उसी वक्त उसे अपने पीछे गार में से पुरस्कार शख्स गार्शन के मकरू कहके की आवाज आई। जूली सॉन्ग एक सेकंड में समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। ये उसे पहले सोचना चाहिए था। संदूकची के धुएं ने जूली सॉन्ग को अपनी लपेट में लेते ही उसका सांस बंद कर दिया। जूली सॉन्ग को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन दबा दी है। उसका सांस बंद हो गया है। वह घबराकर बाहर को भागने लगी तो उसके पांव जमीन ने जकड़ लिए। अभी तक जूली सॉन्ग की आंखें खुली थीं, वो अपने होश में थी। उसे महसूस हुआ कि वो छोटी होती जा रही है। जमीन के साथ उसके पांव चिपक गए थे और छोटी होते होते बिल्कुल इंसानी उंगली जितनी हो गई थी। जूली सॉन्ग के मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जूली सॉन्ग के गिरते ही कोठरी की सब्ज रोशनी गायब हो गई। संदूकची का धुआं भी गायब हो गया। तब पुरस्कार शख्स गार्शन कोठरी में दाखिल हुआ और उसने झुककर फर्श पर देखा, जहां जूली सॉन्ग उंगली जितने साइज की होकर बेहोश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर मटर की फली पड़ी है। गार्शन ने बेहोश जूली सॉन्ग को जमीन पर से उठाकर अपनी जेब में डाला और कहकहा लगाकर बोला, बस अब दूसरी खलाई लड़की केटी को अपने कब्जे में करना बाकी रह गया है और मैं बहुत जल्द उसे भी पकड़कर अपने कब्जे में कर लूंगा। इतना कहकर गार्शन ने संदूकची को देखा। उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत लाल मोती पड़ा था। गार्शिया ने संदूकची बंद कर दी। कोठरी के बाहर आकर कुंडे को खींचा। दीवार बंद हो गई। गार्शियन तेज तेज कदम उठाता गार से बाहर निकल आया। अब वो काली पहाड़ियों में से गुजर रहा था। फिर दलदल शुरू हो गई। वो दलदल के किनारे किनारे बर्फ की छत के नीचे उस अजीबोगरीब जमीन के अंदर की दुनिया में से गुजरता एक ऐसी जगह आकर रुक गया जहां काली पहाड़ी की दीवार में एक गोल सुराख को गोल पत्थर से बंद कर दिया गया था। गार्शिया ने उस पत्थर को बाहर खींच लिया। सुराख के पास खड़े होकर गार्शियन कोई तिलिस्मी मंत्र पढ़ने लगा। 10 सेकंड तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने दोनों बाजू ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ जमीन के अंदर की दुनिया के देवता मलूक, मैंने तेरी आधी शर्त पूरी कर दी है। मैं तेरी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ।
इतना कहकर गार्शन दीवार के सुराख में घुस गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। गार्शन ने अंदर जाते ही एक चीख बुलंद की और सुरंग की जमीन से 1 फुट ऊपर होकर हवा में उड़ता हुआ गार में से गुजरने लगा। उसकी रफ्तार किसी उकाब के उड़ने की रफ्तार थी। वो उकाब की तरह सुरंग के अंधेरे में मोड़ घूमता उड़ता चला जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद सुरंग एक ऊंची छत वाले खुले कमरे में जाकर खत्म हो गई। गार्शन जमीन पर उतर आया। इस कमरे के कोने में एक मकरू चेहरे वाले इंसानुमा जानवर का बहुत बड़ा बुत दीवार में से बाहर निकला हुआ था। उसके दोनों हाथ पेट के पास बाहर को फैले हुए थे। गार्शन ने जाते ही बुत के आगे सर झुका दिया और बोला, ऐ जमीन के देवता मलूख, मैं तेरे लिए खलाई औरत जूली सॉन्ग ढूंढ कर ले आया हूं। मुझे मालूम हुआ है कि जमीन के बाहर इसी शहर में एक दूसरी खलाई औरत भी मौजूद है जिसका नाम केटी है। मैं बहुत जल्द उसे भी तुम्हारी खिदमत में लाकर पेश कर दूंगा। उसके बाद तुम मेरे दिल की मुराद जरूर पूरी कर दोगे और मुझ में इतनी ताकत पैदा कर दोगे कि मैं बाहर निकलकर दुनिया की सारी दौलत समेटकर लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करूं। इसके साथ ही गार्शन ने जेब में से उंगली जितनी जूली सॉन्ग को निकालकर मलूक बुत की हथेली पर रख दिया। मलूक बुत के हाथों में हरकत पैदा हुई। इसके साथ ही बुत का पेट खुल गया। मलूक बुत ने जूली सॉन्ग को अपने पेट के अंदर डालकर हाथ बाहर निकाल लिया। बुत का पेट जो खुला हुआ था जूली सॉन्ग को हड़प करने के बाद अपने आप बंद हो गया। फिर बुत के हलक से मकरू आवाज बुलंद हुई, गार्शन, जल्दी से दूसरी खलाई औरत लाकर मेरे पेट में डाल। उसके बाद मैं तुझे अपनी ताकत अता कर दूंगा। जा, केटी को जल्दी ला। अगर मेरे पेट में 2 खलाई औरतें ना गईं तो फिर मेरी अपनी ताकत भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं तुझे भी ताकत अता करने के काबिल नहीं रहूंगा। गार्शन बोला, ए जमीन के अंदर के देवता मलूख, मैं बहुत जल्द दूसरी खलाई औरत लाकर तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूंगा। इतना कहकर गार्शन तेजी से वापस घूमा और गार में परवाज करता हुआ पहाड़ी के सुराख में से बाहर निकल आया। फिर वह दूसरी पहाड़ी के एक खो में दाखिल हो गया। उस खो में कुआं था जिसमें से एक पत्थर का जीना ऊपर जमीन के ऊपर जाकर निकलता था। ये कुआं ऊपर से बंद था। गार्शन एक मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरा। दूसरे लम्हे गार्शन की शक्ल अंबर की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने कोई ऐसा जबरदस्त तिलिस्मी मंत्र पढ़ा था कि उसकी शक्ल हूबहू अंबर जैसी हो गई थी। नाग और मारिया केटी थ्यूसॉन्ग भी उसे देखकर कभी शक नहीं कर सकते थे कि यह अंबर नहीं है बल्कि एक मक्कार दुश्मन गार्शन है जो केटी को अगवा करने आया है। गार्शन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहकहा लगाकर कुएं की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इतना गार्शन को मालूम था कि उसका तिलिस्म सिर्फ जमीन के अंदर ही चल सकता है। बाहर वो अंबर की शक्ल में तो जा सकता है लेकिन उन लोगों पर कोई तिलिस्म नहीं कर सकता और केटी को भी जमीन के ऊपर रहकर अपने कब्जे में नहीं कर सकता। इसके लिए उसे केटी को भी जमीन के अंदर सियाचीन की गारों में लाल मोती वाली कोठरी में लाना होगा और उससे संदूकची खुलवानी होगी। लेकिन अंबर की शक्ल में आ जाने के बाद गार्शन को यकीन था कि वो केटी को अपने साथ सियाचीन के जेरी जमीन गारों में ला सकेगा। उसने कुएं की सिल को एक तरफ हटाया और कुएं से बाहर निकल आया। गार्शन की शक्ल जरूर अंबर की हो गई थी लेकिन उसमें अंबर की ताकत नहीं आई थी। उसे अंबर की शक्ल की ही जरूरत थी, उसकी ताकत की उसे जरूरत नहीं थी। ये कुआं उस पुरानी सराय से 2 कोस के फासले पर एक जंगल में था जहां केटी और थ्यूसॉन्ग ठहरे हुए थे। जिस वक्त से जूली सॉन्ग उनसे जुदा होकर दुल्हन की लाश के कहने पर सियाचीन की तरफ गई थी उस वक्त से केटी और थ्यूसॉन्ग उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। थ्यूसॉन्ग तो बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से बहुत कम बोलता था और ज्यादा वक्त सराय की कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। उससे कमजोरी की वजह से ज्यादा बोला भी नहीं जाता था। वो पहले से ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो गया था। केटी ही उससे बात करती थी। थ्यूसॉन्ग आगे से हूं हां करता रहता था। गार्शन ने तिलिस्म के जोर से केटी और जूली सॉन्ग की पहले ही से शक्ल देख रखी थी। जूली सॉन्ग की शक्ल से वाकिफ था। जब ही वो उसके पीछे लगा उसका ताकुब करता रहा था। गार्शन को थ्यूसॉन्ग का भी पता था मगर उसे खलाई मर्द की नहीं बल्कि 2 खलाई औरतों की तलाश थी। गार्शन चलते चलते उस छोटे से पहाड़ के दामन वाले शहर की कारवां सराय में पहुंच गया। केटी उस वक्त बरामदे में बैठी थी। अचानक उसकी नजर सराय में आते अंबर पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक उठी। अंबर भैया, ये अल्फाज अंदर सर झुकाए बैठे थ्यूसॉन्ग ने सुने तो उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। अंबर आ गया था। वो दिल में बड़ा खुश हुआ मगर उसे ये सोचकर दुख भी हुआ कि अंबर उसे बूढ़ा देखकर क्या सोचेगा। थ्यूसॉन्ग के दिल में ख्याल भी आया कि अंबर की खुशबू क्यों नहीं आ रही। केटी भागकर अंबर के साथ चिमट गई। अंबर ने भी केटी को प्यार किया और बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें फिर से देखा। थ्यूसॉन्ग कैसा है? केटी उसे एक तरफ ले गई और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, अंबर भैया, थ्यूसॉन्ग बूढ़ा हो गया है। लाल शुआओं की बारिश ने उसे बेहद बूढ़ा कर दिया है। गार्शन ने दिल में कहा, मुझे इस बूढ़े खूसट से कोई काम नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। और ऊपर से अफसोस करते हुए कहने लगा, ये कैसे हो गया? असल में गार्शन को बिल्कुल इल्म नहीं था कि थ्यूसॉन्ग एहराम से बाहर था और लाल शुआओं की बारिश ने उसे बूढ़ा कर दिया है। केटी ने ताज्जुब से पूछा, अंबर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम शहजादी साइरीनी के एहराम में थे? और थ्यूसॉन्ग जिद करके एहराम से बाहर चला गया था।
फिर लाल शुआओं की बारिश हुई और उन शुआओं ने इसे बूढ़ा कर दिया। मैं और जूली सॉन्ग तो उस स्याह बगोले के चक्कर में आते ही आराम में एक तरफ गिर गई थीं। ये बताओ नाग और मारिया कहाँ हैं? पुरस्कार शख्स गार्शन को नाग और मारिया का भी कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि वो तो सिर्फ थ्यूसॉन्ग और केटी और जूली सॉन्ग से वाकिफ था, क्योंकि वो उसके इलाके में आकर ठहरे थे। और गार्शन ने तिलिस्म के जरिए उनका सुराग लगा लिया था कि एक बूढ़ा खलाई आदमी अपने साथ 2 खलाई औरतों को लेकर सराय में उतरा है, जिनको थ्यूसॉन्ग का बुढ़ापा दूर करने के लिए लाल मोती की तलाश है। गार्शन ने फौरन कहा, हाँ मुझे याद है। दरअसल मेरे दिमाग पर उस या बगोले का अभी तक असर है। नाग और मारिया का तो मुझे कुछ इल्म नहीं। चलो मुझे थ्यूसॉन्ग भाई से मिलाओ। नकली अंबर यानी गार्शन कोठरी में आया तो उसने एक बूढ़े खूसट को बैठे देखा, जिसका सर बुढ़ापे की वजह से हिल रहा था। थ्यूसॉन्ग ने भी चेहरा उठाकर देखा और कमजोर आवाज में बोला, अंबर अब मुझे बुरा मत कहना, मैंने एहराम से बाहर निकलकर सख्त गलती की, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है। नकली अंबर गार्शन ने आगे बढ़कर थ्यूसॉन्ग को हौसला दिया और बोला, तुम क्यों घबराते हो? जूली सॉन्ग तुम्हारे लिए लाल मोती लेने गई हुई है। केटी ने बात काटकर कहा, क्या तुम जूली सॉन्ग से मिल चुके हो अंबर भाई? नकली अंबर बोला, क्यों नहीं, उसको मौत की सुरंग से बाहर निकालने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इत्तफाक से जूली सॉन्ग जिस वादी में थ्यूसॉन्ग के लिए लाल मोती तलाश करने जा रही थी, मैं भी वहां पहुंच गया। थ्यूसॉन्ग ने आहिस्ता से पूछा, ये लाल मोती क्या है? नकली अंबर ने कहा, उसे दुल्हन की लाश ने सियाचिन जाने को कहा था। वहां एक मुर्दे ने जूली सॉन्ग को बताया कि सियाचिन के एक गार में लाल मोती है, अगर तुम वो मोती लाकर थ्यूसॉन्ग के गले में डाल दो तो थ्यूसॉन्ग फिर से जवान हो जाएगा। थ्यूसॉन्ग ने बेताबी से कहा, क्या उसे वो लाल मोती मिल गया? नकली अंबर कहने लगा, बस मिलने ही वाला है, मगर जूली सॉन्ग एक ऐसी गार में फंस गई है जहां सिर्फ कोई खलाई मखलूक ही दाखिल हो सकती है, इसलिए मैं केटी को लेने आया हूं। मुझे जूली सॉन्ग ही ने इस सराय का पता बताया था। थ्यूसॉन्ग बोला, अंबर तुम्हारी खुशबू नहीं आ रही। नकली अंबर ने यूं ही जवाब दे दिया, बस अभी तक स्याह बादल के बगौले का तिलिस्म का असर है, मुझे तुम्हारी खुशबू भी नहीं आ रही। केटी बोली, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चलकर जूली सॉन्ग को गार से निकालना है। अंबर लाल मोती उसी गार में है क्या? नकली अंबर कहने लगा, हाँ उसी गार में है, मगर तुम नीचे गार में जाओगी तो जूली सॉन्ग के साथ लाल मोती निकाल कर लाओगी। थ्यूसॉन्ग कुछ हैरान सा होकर बोला, अंबर ऐसी कौन सी गार है जिसमें तुम भी दाखिल नहीं हो सकते? नकली अंबर गार्शन कहने लगा, थ्यूसॉन्ग उस गार में से ऐसी बनफशी शुआएं निकल रही हैं जिनका असर मुझ पर होने लगा था। सिर्फ कलाई मखलूक पर ही उन शुआओं का असर नहीं होता। केटी बीच में ही बोल पड़ी, तुम किस बहस में पड़े हो अंबर भैया, जल्दी से चलो, जूली सॉन्ग को गार से निकालना है और लाल मोती भी लाना है। नकली अंबर ने थ्यूसॉन्ग से कहा, थ्यूसॉन्ग भाई तुम्हारी ये हालत देखकर मैं समझता हूं कि तुम्हारा हमारे साथ चलना मुनासिब नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि सियाचिन की वादी यहां से काफी दूर है और रास्ता बहुत तकलीफ देह है। केटी ने कहा, थ्यूसॉन्ग भाई तुम सराय में आराम से बैठो, हम लाल मोती और जूली सॉन्ग को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। थ्यूसॉन्ग का दिल जाने क्यों केटी को अपने से जुदा करने को नहीं चाहता था, ऐसा पहली बार वो महसूस कर रहा था, मगर बुढ़ापे की वजह से वो केटी को रोक ना सका और नकली अंबर गार्शन केटी को साथ लेकर चल दिया। नकली अंबर गार्शन बड़ा खुश था, उसकी सबसे कीमती ख्वाहिश पूरी हो गई थी। एक खलाई औरत जूली सॉन्ग को उसने अपने कब्जे में करके जमीन के अंदर के देवता मलूक की भीड़ चढ़ा दिया था और अब दूसरी खलाई औरत केटी को धोखे से वरगला कर मलूक देवता की भीड़ चढ़ाने के लिए अपने साथ लिए जा रहा था। रास्ते में केटी ने अंबर से जूली सॉन्ग और मारिया के बारे में बातें शुरू कर दी। उसने नाग के बारे में भी कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं कि नाग कहाँ है। नकली अंबर को नाग और मारिया के बारे में कुछ पता नहीं था, वो यूं ही कहता रहा कि वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, पहले जूली सॉन्ग को तो चलकर गहरी सुरंग से निकाल लें। नकली अंबर केटी को उस कुएं के पास ले आया जो नीचे की जमीन के अंदर सियाचिन की पुरस्कार दुनिया में जाता था। नकली अंबर ने पत्थर की सिल परे हटाते हुए कहा, सियाचिन की वादी में जाने का यह आसान और मुख्तसर रास्ता है। इस कुएं में उतरने के बाद हम एक गार में पहुंच जाएंगे जो हमें बहुत जल्द जूली सॉन्ग के पास पहुंचा देगा। केटी को भला क्या एतराज हो सकता था, वो तो कभी शक कर ही नहीं सकती थी कि जो शख्स उसके साथ साथ चल रहा है वो असली अंबर नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे की दुनिया का जादूगर गार्शन है जिसने अंबर की शक्ल बना रखी है। केटी कहने लगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है अंबर कि हम जूली सॉन्ग के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, और केटी बेधड़क कुएं की सीढ़ियां उतरने लगी। नकली अंबर उसके पीछे पीछे था। नीचे जमीन के अंदर सुरंग में पहुंचकर केटी ने कहा, क्या हमें सुरंग में जाना है अंबर? हाँ केटी, अंबर बोला, ये सुरंग हमें उस गार तक ले जाएगी जहां जूली सॉन्ग बेहोश पड़ी है। और अंबर केटी के आगे आगे चलने लगा। सुरंग का रास्ता काफी लंबा था। नकली अंबर यानी गार्शन ने तो ये रास्ता उड़कर तय किया था। नकली अंबर गार में तेज तेज चला जा रहा था। केटी भी तेज तेज कदम उठाई जा रही थी, क्योंकि खलाई मखलूक होने की वजह से वो भी दुनिया के अंधेरे में देख सकती थी। चलते हुए दोनों नाग मारिया और थ्यूसॉन्ग की बातें भी करते जा रहे थे। केटी कह रही थी,
अंबर भैया, तुम्हें यकीन है ना कि लाल मोती भी वहीं होगा और त्युसोंग लाल मोती की मदद से फिर जवान हो जाएगा। वो इतना बूढ़ा हो गया है कि मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। नकली अंबर बोला, सब ठीक हो जाएगा केटी। लाल मोती भी एक कोठरी के अंदर संदूकची में पड़ा है। मेरा ख्याल है पहले हम लाल मोती उठाते हैं। केटी ने कहा, हाँ ये ठीक है, मगर जूली सॉन्ग को गार से निकालना भी जरूरी है। नकली अंबर कहने लगा, जूली सॉन्ग भी उस कोठरी के पास ही एक गार में है, वह बिल्कुल महफूज है, सिर्फ सदमे से बेहोश हो गई है। तुम उसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल लोगी। अगर वहां बनफशी शुआएं ना फैली होती तो मैं उसे निकालकर अपने साथ ले आता। केटी ने कहा, फिक्र न करो अंबर भाई, मुझ पर बनफशी शुआओं का कुछ असर नहीं होता। मैं एक पल के अंदर अंदर जूली सॉन्ग को खड्ड में से निकाल लूंगा। नकली अंबर ने सुरंग में दूर देखते हुए कहा, ये लो केटी, वो कोठरी भी आ गई जिसके अंदर संदूकची में लाल मोती बंद है। मेरा ख्याल है तुम पहले कोठरी में जाकर लाल मोती निकाल कर ले आओ। मैं भी तुम्हारे साथ कोठरी में जाता, मगर मुसीबत यह है कि उस कोठरी में भी बनफशी शुआओं का असर है। केटी बोली, मेरा ख्याल है अंबर, इस जगह किसी पुराने जमाने में कोई खलाई मखलूक जरूर उतरी होगी, जब ही इस किस्म की आसमानी शुआएं यहाँ फैली हुई हैं। नकली अंबर बोला, शायद ऐसा ही हो। अब वो सुरंग की आखिरी दीवार के सामने खड़े थे जिसमें कुंडा लटक रहा था। केटी ने कुंडे को गौर से देखते हुए कहा, अंबर, कोठरी का कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये कुंडा लटक रहा है। नकली अंबर कहने लगा, इस कुंडे को जाकर खींचोगी तो दीवार में दरवाजा नमूदार हो जाएगा, उसके अंदर संदूकची है। केटी बेधड़क आगे बढ़ी और उसने कुंडे को पकड़कर खींच दिया। उसके ख्याल में अंबर उसके साथ था, उसे डरने की क्या जरूरत थी भला। कुंडे के खींचते ही दीवार में दरवाजा बन गया। केटी ने अंदर झांक कर देखा, कोठरी में सबज रोशनी फैली हुई थी और पत्थर के ऊपर एक संदूकची रखी थी। नकली अंबर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो केटी, संदूकची, उसके अंदर लाल मोती है जो त्युसोंग को फिर से जवान कर देगा। मैं खुद अंदर जाकर लाल मोती निकाल लाता, लेकिन तुम देख रही हो कि कोठरी में सबज रोशनी फैली हुई है। इसमें खलाई बनफशी शुआएं हैं जो मुझे भी हलाक कर सकती हैं। सिर्फ एक खलाई इंसान ही इन शुआओं से महफूज रह सकता है। केटी कहने लगी, मैं अंदर जाकर लाल मोती लाती हूँ। और केटी कोठरी में दाखिल हो गई। उसने जाते ही संदूकची को खोल दिया। वही हुआ जो उससे पहले जूली सॉन्ग के साथ हो चुका था। संदूकची में से धुएं का बादल बगौले की तरह निकला जिसने केटी को अपनी लपेट में ले लिया। केटी का दम घुटने लगा। उसने नकली अंबर को आवाज देनी चाहिए, मगर उसका गला बंद हो चुका था। फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही केटी का जिस्म छोटा होना शुरू हो गया और वह बिल्कुल इंसानी उंगली के साइज के बराबर हो गया। केटी को होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। वो मटर की फली जितनी हो गई थी और बेहोश भी थी। नकली अंबर ने दोनों बाजू ऊपर उठाकर एक नारा लगाया, फिर मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंका और दूसरे लम्हे वो अंबर की बजाय अपनी गार्शन वाली असली शक्ल में आकर वापस आ गया। वो कोठरी में चला आया। उसने संदूकची को बंद कर दिया जिसमें लाल मोती पड़ा हुआ था और उंगली जितने साइज की केटी को फर्श पर से उठाकर अपनी हथेली पर रखा। फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, फिर उसे अपने लंबे कुर्ते की अंदरूनी जेब में डाला और एक नारा लगाकर गार से बाहर निकलकर उस सुरंग में आ गया जो जमीन के अंदर के देवता मलूक के हॉल की तरफ जाती थी। गार्शन की तिलिस्मी ताकत जमीन के अंदर आते ही वापस आ गई थी। वह सुरंग के अंदर परवाज करता हुआ बड़ी तेजी से मलूक देवता के हॉल कमरे में पहुंच गया। बदशक्ल, मकरू सूरत, खौफनाक मलूक देवता का ऊंचा लंबा बुत दीवार में से बाहर को निकला अपनी भयानक पत्थर की आंखों से सामने तक रहा था। गार्शन ने जाते ही बुत के आगे ताजीम से सर झुकाया और बोला, मेरे अजीम देवता, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। तुझ पर भीड़ चढ़ाने के लिए मैं दूसरी खलाई औरत भी ले आया हूं। देवता मलूक के बुत का एक हाथ आगे को फैल गया। गार्शन ने जेब में से छोटी सी बेहोश केटी को देवता मलूक की हथेली पर रख दिया। मलूक देवता का हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट के पास चला गया। पेट में अचानक एक शगाफ नमूदार हुआ। देवता मलूक ने केटी को अपने पेट के अंदर डाल दिया। पेट का शगाफ अपने आप बंद हो गया। इसके साथ ही मलूक देवता के हलक से खुशी की एक हुर्राहट की आवाज बुलंद हुई और उसने कहा, गार्शन, तूने मेरी शर्त पूरी कर दी, अब मैं तेरी शर्त पूरी करूंगा। एक बार फिर बता कि तू क्या चाहता है। गार्शन ने कहा, अजीम देवता मलूक, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी खास ताकत अता कर दे ताकि मैं ऊपर की जमीन में जाकर उस बेपनाह ताकत की मदद से सारी दुनिया के खजाने, हीरे जवाहरात और बादशाहों के खजाने अपने कब्जे में कर लूं, सारी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बना लूं और फिर उन पर हुकूमत करूं। यही मेरी ख्वाहिश है। मलूक देवता के पेट में दोनों खलाई औरतों यानी केटी और जूली सॉन्ग जा चुकी थीं और उस पत्थर के तिलिस्मी देवता को जबरदस्त तवानाई मिल रही थी। उसने अपनी भयानक आंखों से गार्शन की तरफ देखा और कहा, गार्शन, तूने ये कैसे सोच लिया था कि मैं अपनी ताकत तुझे दे दूंगा और खुद पत्थर का एक बेजान बुत बनकर रह जाऊंगा। गार्शन ने मलूक देवता को नीयत बदलते देखा तो हक्का बक्का होकर रह गया। समझ गया कि मलूक देवता का इरादा उसे अपनी ताकत देने का नहीं है।
बड़ी मक्कारी से बोला, अजीम देवता, मैं तुम्हारी थोड़ी सी ताकत हासिल करने के बाद सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर गुजार दूंगा और तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। मलूक देवता के बुत के हलक से एक डरावनी गिड़गिड़ाहट की आवाज निकली। मलूक ने कहा, मैं जानता हूं गार्शन, तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत अता करता हूं। गार्शन समझा कि मलूक देवता उसे अपनी ताकत में से कुछ हिस्सा अता करने वाला है कि अचानक पत्थर के बुत की आंखों में से सुर्ख रंग की 2 तेज शुआएं निकलकर गार्शन के जिस्म पर पड़ी। एक धमाका हुआ और गार्शन के जिस्म के पर खच्चे उड़ गए। जहां पहले गार्शन खड़ा था वहां अब सिवाय गोश्त के नन्हे मुन्ने जर्रों के और कुछ भी नहीं था। उन गोश्त के जर्रों में से धुआं उठ रहा था। गार्शन अपने इंजाम को पहुंच चुका था। मलूक देवता के हलक से वही गिड़गिड़ाहट की भयानक आवाज निकली और फिर वहां सन्नाटा छा गया। जूली सॉन्ग और केटी दोनों उस बदशक्ल डरावने मलूक देवता के पेट के अंदर बेहोश पड़ी थीं। उनका कद इंसानी उंगलियों के बराबर था। वो एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर थीं। देवता मलूक के दिमाग में केटी और जूली सॉन्ग के जिस्म से निकलने वाली खलाई तवानाई की लहरें पहुंच रही थीं। उन लहरों में एक अजीब सुरूर और ताकत थी जिससे मलूक देवता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जूली सॉन्ग को होश आ गया। सबसे पहले उस पर यह राज खुला कि वो उंगली के साइज जितनी हो गई है। उसका जहन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। फिर उसने अपना नन्हा सा मक्खी जितना सर उठाकर देखा कि केटी भी छोटी होकर उसके पास ही बेहोश पड़ी थी। जूली सॉन्ग ने ऊपर देखा, वह मलूक देवता के पेट के अंदर थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर के एक बड़े गोल कमरे में है जहां पत्थर की बड़ी बड़ी नालियां इधर से उधर गुजर रही हैं। पत्थर का एक बहुत बड़ा दिल उसे ऊपर लटकता दिखाई दिया। वो समझ गई कि उसे और केटी को जादू के जरिए छोटा करके किसी बहुत बड़े बुत के पेट में डाल दिया गया है। पत्थर का दिल धड़क नहीं रहा था। अब उसे याद आने लगा कि अंबर उसे यहां तक लाया था ताकि वो थ्योसॉन्ग के लिए लाल मोती हासिल करे। नहीं, अंबर कभी ऐसा नहीं कर सकता। यकीनन वो अंबर नहीं होगा, कोई अय्यार जादूगर होगा जिसने अंबर की शक्ल बदल रखी होगी और यही अय्यार जादूगर केटी को भी अंबर बनकर वहां डाल गया होगा। जूली ने सोचना शुरू कर दिया कि वो केटी को लेकर वहां से कैसे बाहर निकल सकती है। उसने आहिस्ता आहिस्ता केटी को हिलाया। केटी ने आंखें खोल दी और कुछ सोचने लगी थी कि जूली ने उसके छोटे से मुंह पर अपनी छोटी सी उंगली रख दी और उसके नन्हे से कान में कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब केटी ने भी फटी फटी आंखों से उसे देखा और उठकर बैठ गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अभी जिंदा थी।